हमारे पास जो है वो अगर आप देखें बेटा लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है हमारे पास, और इन लाइंस का मैं तस्करा कर रहा हूँ, और ये इंतहाई हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और हमारे अर्थ के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अर्थ के चैप्टर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमारा अर्थ का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के हवाले से कुछ आपको समझना पड़ेगा। देखिए हमारे पास मैंने कहा था एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, नजर आ रही है आपको? ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को हमने कहा था ये लाइन हमारे पास इक्वेटर की लाइन कहलाती है। किसकी लाइन कहलाती है? ये इक्वेटर वाली लाइन है। अच्छा, 0 डिग्री से आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? आप नॉर्थ पोल तक जा सकते हैं जो कि 90 डिग्री है, या साउथ पोल पे जा सकते हैं जो कि 90 डिग्री। यानी अगर मैं यहाँ पे डी रख दूं, इस जगह पे डी रख दूं, तो डी पे ही 90 डिग्री इधर बनेगा और ये 90 डिग्री नीचे बनेगा। चाहिए तो टोटल आपके पास 180 डिग्री आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा समझने की बात है, मुझे जरा सोच के जवाब दो, मुझे जरा सोच के जवाब देना, 90 का हाफ कितना होता है? 90 का हाफ, अगर मैं 90 का हाफ करूं तो 90 का हाफ कितना होगा? जल्दी से। 45 होगा सर। 90 का हाफ होता है 45। 90 का हाफ कितना होता है? 45। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इधर डी रखूंगा, डी रख के मैं इधर मैं मार्किंग करूंगा। मैंने एक मार्क यहाँ लगाया, एक मार्क इधर लगाया, सही है। दोनों आप देखते हैं ना, डी के दोनों साइडों पर 45 45 लिखा हुआ होता है। चाहे डी के एंगल दोनों तरफ से यू भी चल रहा होगा, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, सही है। तो आपने दोनों तरफ मार्क लगाया, और मार्क लगाने के बाद क्या करेंगे, आप इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, सही है, जैसे मैंने ऊपर ज्वाइन किया। इसी तरह यही काम आप डी को पलट के नीचे भी करेंगे, तो नीचे भी आपके पास जो है वो लाइन बन जाएगी। इस लाइन को हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड। इस लाइन को क्या कहते हैं? मिड लैटिट्यूड। ये ऊपर भी मिड लैटिट्यूड कहलाता है और नीचे भी मिड लैटिट्यूड कहलाता है। ऊपर भी मिड लैटिट्यूड और नीचे भी मिड लैटिट्यूड। ये हमारे पास जो पुरानी किताबें हैं यूसुफ रहमानी साहब की, उसमें इसका तस्करा मौजूद है, नई बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है। ऊपर भी मिड लैटिट्यूड कहेंगे हम इसको, और नीचे भी मिड लैटिट्यूड कहेंगे, यानी ये मिड लैटिट्यूड है ऊपर भी और नीचे भी। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या ये काम करती है इसका भी हम आगे तस्करा करेंगे। मुझे जरा सोच के जवाब दे बेटा, अगर मैं 45 का हाफ करूं, अगर मैं क्या करूं 45 का हाफ करूं, तो 45 का हाफ कितना होगा? 22.5। 45 का हाफ होता है, 45 को अगर हम हाफ करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 22.5। लेकिन 22.5 पर ही डिग्री मेरे काम की नहीं है, 22.5 में +1 कर दूंगा, तो हमारे पास एक डिग्री आ जाएगी, वो कहलाएगी 23.5। क्या कहलाएगी? 23.5। अच्छा, मैंने कहा था ये बात याद रखनी है, 23.5 डिग्री जो है वो बेसिकली बराबर है 2330। 23 का मतलब 23.5 का मतलब है हाफ डिग्री, ये पूरा डिग्री के हिसाब से दिया हुआ, और यहाँ ये जो है ये मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से, यानी 23 डिग्री है और 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब हमने कहा था 60 मिनट्स होते हैं टोटल। एक डिग्री, एक मिनट के अंदर, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 मिनट्स का मतलब है हाफ। सही है, तो 23.5 लिखें या 2330 लिखें, एक ही बात है। सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने डी रखी और डी रख के 23 को हमने मार्क किया, सही, दोनों साइडों में मार्क करेंगे। हमने इधर भी मार्क किया, सही है, इस साइड पे भी हमने मार्क किया, ये हमने मार्किंग की। हमने कहा एक मार्क इधर आ गया और एक मार्क इस साइड पे आ गया, दोनों साइडों पे मार्किंग की। और मार्क करने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा भाई एक लाइन बना दो इधर, सही, और हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। ये नजारी ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की, यही काम हमने डी को पलट कर किया, यहाँ भी मार्किंग लगाई, और मार्क लगाने के बाद दोनों को हमने जो है वो निशान लगा दिया। डी के ऊपर तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा, डी के ऊपर ये 23.5 का मार्क लगाओगे तुम, और वैसे ये 23.30 है, एक ही बात है, घबराने वाली बात नहीं है। 23 का मतलब 23 डिग्री है और 30 मिनट है, 30 मिनट। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? बेटा बात समझ में आ गई है यहाँ तक? अच्छा, ऊपर वाली जो लाइन है बेटा, ये जो 23 वाली लाइन है ऊपर वाली, सही, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही, और नीचे वाली कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सही। ये अभी नीचे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपके पास लाइनों के नाम लिखे हुए आपको नजर आ जाएंगे, घबराने की बात नहीं। अच्छा, फिर मुझे बताओ 90 और 45 के दरमियान,
इसके दरमियान 90 और 45 के दरमियान अगर मैं मिड पॉइंट निकालना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इसके दरमियान मुझे ये जो 90 है इसके दरमियान और 45 के दरमियान मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं मिड पॉइंट? क्या करेंगे मिड पॉइंट के लिए? क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का? सर 90 में आप 45 प्लस करके और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 90 में 45 ऐड करके प्लस 2 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल यही काम करेंगे। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम इसको? मिड पॉइंट का फॉर्मूला। कि हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? चाहिए तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के लिए अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास 90 डिग्री है प्लस 45 डिग्री है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो जवाब क्या आएगा मेरे पास? कोई बता सकता है क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 67.5। जवाब क्या आएगा हमारे पास? 67.5 हमारे पास। हमने क्या किया 94 और उसको डिवाइड कर दिया, 67.5 आया। 67.5 जब आया है तो हम क्या करेंगे, 67.5 में से 67.5 में से माइनस कर देंगे 1 डिग्री को। ऊपर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.5, चाहे 66.5 या और करके हम इसको कह सकते हैं ये क्या है 6630, यानी 66 डिग्री और 30 मिनट्स। चाहिए तो ये आपको नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 66.30। आप क्या करेंगे, आप डी रखेंगे और डी रखकर आप इसकी मार्किंग करेंगे। अब डी रख के आप जब मार्किंग करेंगे, आपने एक मार्क इधर लगाया, एक मार्क आपने इधर लगाया और आपने क्या किया, आपने फिर इसकी जो है वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, नजर आ रही है सबको ये लाइन? सेम यही काम आपने नीचे भी किया, डी को पलट के लगाया और दोनों तरफ मार्क लगाया और उसके बाद आपने पॉइंट लगा दिया। सही, ये दोनों लाइंस, ये जो मैंने आपके पास लाइंस लिखवाई हैं बेटा 23.30, 66.30, 0 डिग्री, ये वो लाइंस है जो आपके पास इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और इन्हीं लाइंस का हमें आगे कुछ काम करना है, इन्हीं लाइन से रिलेटेड हमें कुछ समझना है कि हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं। सही, तो क्या है इनसे रिलेटेड वो हम आगे देखते हैं ताकि हम उसको समझ सकें। सही, यहां तक बात सबको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। आ गई ये बात समझ में कि लाइंस कैसे बन रही हैं? अंशार भाई हमारे बड़ी देर से आए। सर वो गया हुआ था एक जगह, जरा सॉरी सर, लेट हो गया। अच्छा, अब देखें हमारा मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाहिद एक ही रॉन्ग क्वेश्चन है और इसी की डिस्कशन के लिए मैंने इस डायग्राम को समझाने के लिए मैंने आपको लाइंस बताई कि लाइंस कैसी बनी। अब देखो इसमें हर लाइन का नाम लिखा हुआ है, सही है, हर लाइन का नाम मौजूद है। ये जो 66 वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हम आर्कटिक सर्किल। क्या कह रहे हैं हम इसको? हम कह रहे हैं ये जो लाइन है ये है आर्कटिक सर्किल। सही, ये वाली जो 45 वाली लाइन है इसको हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड। क्या कहते हैं हम इसको? मिड लैटिट्यूड। ये जो ऊपर वाली लाइन है 23 वाली, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो इधर वाली नीचे वाली लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सही, ये जो 45 यहाँ वाली है इसको भी हम मिड लैटिट्यूड कहते हैं और ये जो 66 यहाँ वाली है इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। ऊपर वाला आर्कटिक सर्किल है, नीचे वाला एंटार्क्टिक सर्किल है। सही है, और ये जो 90 डिग्री है ऊपर वाला ये है नॉर्थ पोल हमारा। ये क्या है? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो 90 डिग्री है बेटा, सही है, वो है हमारा साउथ पोल। सही नहीं, हम कहते हैं क्या है, ये हमारा साउथ पोल है। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल हमारे पास। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, ये डायग्राम आपके पास ऑलरेडी बुक में बनी हुई है। बुक में चैप्टर नंबर 2 में अगर आप जाएं यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर, तो ये डायग्राम आपके पास बनी हुई आपको नजर आएगी। देखें चैप्टर नंबर 2 का जहां पे एंड हो रहा है उसका सेकंड लास्ट पेज पे ये मेजर रीजन्स की हेडिंग है और ये आपको वहां पे नजर आ रही है नजर? वकार भाई पेज नंबर बताएंगे मुझे उसका देख के? नई बुक के हिसाब से ये किस पेज पे? चैप्टर 2 अर्थ के चैप्टर में 10 पे 12 पे?
फैजराबाद जी आपको मिल गया तो आप बता दें। सर 18 पर है। 18 18 सही, 18 पेज पे कह रहे हैं भाई, बाजी कह रही है हमारी नेहा बाजी के 18 पे है सर। सही, तो 18 पेज पे जुहिब भाई आपको मिल गया, आपके पास है बुक? अच्छा सही है, पेज नंबर 18 पे आ जाए जुहिब भाई, बुक तो आपने मुझे दिखा दी है। सही, पेज नंबर 18 पे। अच्छा ये बना हुआ आपके पास, ये हमारे पास जो है वो मेजर रीजन्स का जो टॉपिक है, सही है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास एक, मैंने जैसे कहा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर। देखिए दुनिया में 3 मेजर रीजन्स है। कितने रीजन्स है? 3 मेजर रीजन्स है। चाहे ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से 3 रीजन्स है। पहला रीजन जो है वो है हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन। पहला रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन को एक और नाम भी देते हैं हम इसको कहते हैं इक्वेटेरियल रीजन, या एक और नाम है इसका टॉरेट रीजन। सही, तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारे पास इक्वेटेरियल रीजन है और हमारे पास जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है। सही है, इक्वेटेरियल रीजन। सही है, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, इसको हम इक्वेटेरियल रीजन भी कहते हैं। सही है, ये हमारा टॉरेट जोन भी कहलाता है। सही है क्या? देखिए वो एरिया जमीन का जिसमें इक्वेटर मौजूद है, क्या मौजूद है? इक्वेटर मौजूद है, उस एरिया को हम कहते हैं इक्वेटेरियल रीजन। ये इक्वेटेरियल रीजन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आज समझाने जा रहा हूं आपको, और आपको उसको जरा गौर से समझना है कि इसके अंदर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। ये जो इक्वेटेरियल रीजन है बेटा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। कहाँ तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी 23 से लेके 23 साउथ तक, यानी 23 नॉर्थ से लेके 23 नॉर्थ से लेकर आपके पास ये 23 साउथ तक का जो एरिया ये पूरा, ये है ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम इक्वेटेरियल रीजन कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ इक्वेटर मौजूद है। चाहे इसमें इक्वेटर पे साल में कम से कम एक बार सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, लाजमी। यानी इस इक्वेटेरियल रीजन के अंदर जो रीजन मौजूद है उसमें किसी भी जगह पर आप कहेंगे तो साल में एक बार रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, खासकर इक्वेटर के ऊपर कहें हम, एक बार सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर सूरज की रोशनी डायरेक्ट से क्या मुराद है? देखिए कभी आपने टॉर्च जलाई होगा, सही, अगर आपने टॉर्च जलाकर देखी हो तो आप जब टॉर्च की लाइट किसी जगह पे मारते हैं, सही, तो पूरे एरिया में रोशनी हो जाती है। लेकिन जब टॉर्च को करीब करते हैं तो आप देखते हैं कोई एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्पॉट होता है जिसके ऊपर रोशनी ज्यादा बढ़ रही होती है, सही, जो ज्यादा रोशन होता है दरमियान का हिस्सा, वो जो है वो डायरेक्ट फैक्टर होता है उसका। वो कहते हैं आपके डायरेक्ट रोशनी उसी के ऊपर पड़ रही है, वो डायरेक्ट पॉइंट है उसका। बात समझे? तो सूरज जो है, सूरज की रोशनी सारी जगह जा रही है, लेकिन जो इक्वेटेरियल रीजन है उसमें डायरेक्ट पड़ती है सूरज की रोशनी। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर हम मौसम की बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पर वाहिद एक मौसम है और वो मौसम है गर्मी का मौसम। चाहे यहाँ पे वाहिद एक मौसम है और वो है गर्मी का मौसम। यहाँ सर्दी नहीं होती, यहाँ से वो सिर्फ गर्मी होती है। चाहे यहाँ गर्मी शदीद होती है क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, इसकी वजह से गर्मी शदीद होती है। अच्छा, गर्मी शदीद होने की वजह से यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा, यानी बारिशें ज्यादा भी हैं और यहाँ पे गर्मी में भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, यानी रोजाना बारिश हो रही है लेकिन गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आती। यहाँ पे होता क्या है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वेपराइजेशन होती है, बारिशें होती हैं, लेकिन गर्मी में कुछ शिद्दत में कोई कमी नहीं आती इन एरियाज में। वाहिद एक मौसम है गर्मी का। गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पर कम आबादी है, चाहे क्योंकि गर्मी की वजह से लोग यहाँ पर रहने को पसंद नहीं करते। यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती, गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। सही, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती। यहाँ पर दुनिया के घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं, यहाँ पर दुनिया के घने तरीन जंगलात है इस रीजन के अंदर। सही, ये जो रीजन है इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस रीजन के अंदर दुनिया के घने तरीन जंगलात है। सही, ये जो पूरा रीजन है ये घने तरीन जंगलात का है। सही, और यहाँ पे जो घने तरीन जंगलात मौजूद है बेटा,
वो घने तरीन जंगलात ऐसे जंगलात हैं जो इक्वेटर पे बने हुए हैं कि अगर तुमने वहां पे रात गुजारी, चाहे तुमने कहा कि भाई मैं यहाँ पे रात गुजार लेता हूँ, तो शायद नेक्स्ट डे तुम जिंदा ना पाए जाओ वहां पे। चाहे इतने घने तरीन जंगलात हैं, इतने घने तरीन जंगलात हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी जो है वो दिन में भी जमीन पर नहीं आती। हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रीन कारपेट का। हम कहते हैं जब इन जंगलात में ट्रॉपिकल रीजन की जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें जब आप उनके जंगलात में एंटर होते हैं तो आपको जमीन नजर नहीं आती, आपको ग्रीन कारपेट नजर आता है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इस इक्वेटोरियल रीजन में बारिशें ज्यादा होने की वजह से घने तरीन जंगलात मौजूद है, और वो घने तरीन जंगलात ऐसे हैं कि ना तो सूरज की रोशनी आ रही है, अगर आप रात गुजारते हैं कि वहां पे आप शायद नेक्स्ट डे मुर्दा पाए जाए। क्यों मुर्दा पाए जाए? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो तादाद ज्यादा हो जाती है रात में, सही, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो आप वहां पे रात में मर जाएंगे, सही है, आप वहां पे सर्वाइव नहीं करते। हाँ, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हुआ तो शायद आप वहां पे सर्वाइव कर जाए, लेकिन इस बात के चांसेस कम है, सही। तो यहाँ पे घने सूरज कहते हैं कम से कम 100 फीट जो है यहाँ पर जो है वो दरख्त पाए जाते हैं, सही है, यानी 100 फीट का एक दरख्त यहाँ पे एवरेज हाइट है कम से कम 100 से 200 फीट, सही। ऐसे दरख्त हैं यहाँ पर कि अगर आप उनका तना काट देते, तना समझते हैं ना दरख्त का, अगर आप दरख्त का तना काट दें तब भी वो दरख्त गिरता नहीं है, सही, वो गिरता नहीं है, उसकी शाखाएं आपस में ज्वाइंट रहती हैं और वो जो है वो नीचे नहीं गिरता, वो उसको काटना मुश्किल होता है। अच्छा, दरख्त जो है कहते हैं इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में, सिर्फ 1 किलोमीटर का रेडियस, जैसे मैं कहूँ वाटर पंप से आपके पास जो है मैं कहूँ तकरीबन जो आपके पास है क्या कहलाता है, नसीराबाद का जो स्टॉप है आपके पास, नसीराबाद का जो स्टॉप है आपके पास बेटा वाटर पंप से नसीराबाद का, नसीराबाद तक अगर मैं बात करूं तो नसीराबाद तक आपके पास जो है वो तकरीबन अगर मैं कहूँ अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का फासला है। तो अगर 1 किलोमीटर का फासला है, इस 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, या वाटर पंप से गुलबर्ग तक अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर तक का फासला है, तो इस 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको जो है वो तकरीबन 750 इकसाम है जो दरख्तों की पौधों की पाई जाती है, 750 किस्में इसमें पाई जाती है, और वो दरख्त दूर दूर होते हैं, यानी ऐसा भी नहीं कि करीब करीब मौजूद है। यानी अगर आप इसमें जाएंगे और आप चाहते हैं कि मुझे एक ही तरह के दरख्त काटने हैं तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनको तलाश करना पड़ेगा, सही। और यहाँ पर जो लोग आपने अगर डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखे हों या नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, वो लोग जो इन जंगलात में जाते हैं, इनमें एक मशहूर जंगल अमेज़न के जंगलात हैं अगर हम बात करें, अमेज़न के जो जंगलात हैं अगर आपने उसमें लोगों को जाते हुए देखा हो, तो वो जो लोग जाते हैं वो हाथ में एक स्टिक लेकर जा रहे होते हैं, चाहे वो स्टिक के 2 मकासद हैं, उस स्टिक को जब वो हाथ में रखते हैं वो जमीन पर मारते हुए जाते हैं, क्यों? ग्रीन कारपेट है, नीचे नजर नहीं आता आपको, कि आपके पास अगर आप जो पैर रखेंगे वहां पर हो सकते है कीड़ा हो वहां पर, सही है, तो आप जब स्टिक मारते हैं तो कीड़ा अगर वहां पर है तो वो उससे डर कर भागता है, वो आगे निकल जाता है वहां से, सही। दूसरा उसका एक फायदा ये है उस स्टिक का कि जब आप स्टिक मारते हैं तो आप चेक करते हैं क्या जमीन ठोस है या नहीं है, सही, क्या जमीन मजबूत है या नहीं उस जगह पर, यानी मैं उस जगह पर मार रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर पैर रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिशें ज्यादा होने की जगह से स्वैम्पी एरियाज मौजूद है, सही। हमने पढ़ा था स्वैम्पी एरियाज क्या होता है, जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, सही। अब पानी खड़ा, पानी जमीन में जस्ट नहीं हो रहा, बारिशें ज्यादा हो रही, पानी जमीन में जस्ट नहीं हो रहा, अब जब पानी जमीन में जस्ट नहीं हो रहा तो वो जगह स्वैम्पी एरियाज जो है वो मार्शी लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बात बताऊं, यानी दलदली जमीनें बन जाती है। आपने पैर रखा, पता चला जमीन में धंसना शुरू कर दिया, सही। तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ऐसी जगहों से बच सकें, कीड़ों मकोड़ों से बच सकें, सही। फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो घने तरीन जंगलात हैं उनमें आपका रोड बनाना या ट्रेन की पटरी बिछाना आसान काम नहीं है, कि आप ये कहेंगे वहां पे मैं रोड बना लूंगा या मैं ट्रेन की पटरी, क्योंकि आप अगर दरख्त को काटेंगे, आप जंगलात को काटेंगे, आप प्लेन करने की कोशिश करेंगे, सही, तो बारिश का पानी फिर वहां पर कहीं ना कहीं से बीज या पौधे का दाना लाकर लगा देगा और वहां पे पौधा ग्रो कर जाएगा। तो ऐसी जगहों पर जो घने तरीन जंगलात है वहां पर दरख्तों को काटना आसान काम नहीं है, दरख्तों को काट कर रोड बनाना आसान नहीं है, वहां पे ट्रेन की पटरियां नहीं बनाई जाती, क्यों? क्योंकि वहां पर जमीन इंतहाई जरखेज है, चाहे बारिशें पानी की वजह से जो है वो पौधे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें वहां पर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहां पर होती नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, मैंने कहा 200 फीट, कम से कम 100 फीट या 200 फीट के जंगलात हैं, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं समझाने के लिए।
कि हमारे पास एक जो घर की छत होती है, नॉर्मल जो हाइट होती है, वो तकरीबन 10 से 12 फीट होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कम से कम 100 फीट की जो है वो एवरेज हाइट है, तो कम से कम इसका मतलब ये कि हम 8 मंजिला इमारत की बात कर रहे हैं। यानी एक दरख्त जो है वो कम से कम 8 मंजिला जो आपके पास इमारत बनती है, फ्लैट्स बनते हैं, वो इतनी हाइट रखता है। चाहे इतने ऊंचे-ऊंचे वहां पर दरख्त पाए जाते हैं इस एरिया के अंदर। चाहे और घने बड़े, अच्छा यहाँ पर जो दरख्त होते हैं वो चौड़े तने के होते हैं। अक्सर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर बड़े चौड़े तने हैं और उन चौड़े तनों के अंदर जो है लोगों ने घर बनाए हुए या चीजें बनाई हुई, वो आपको इन्हीं एरियाज में नजर आते हैं। जो आपको जो इक्वेटोरियल रीजन है आपका या ट्रॉपिकल रीजन जिसको आप कह रहे हैं, इस रीजन में आपको नजर आता है कि वो जो कंट्रीज हैं या जहाँ जंगलात मौजूद हैं वहां ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। चाहे क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा इक्वेटोरियल रीजन सबको समझ में आ गया? सही, यहाँ जी कैसे, सर समझ आ गया। जी सर, आगे। यहाँ कैसा मौसम है? इंशाल भाई यहाँ पे मौसम कैसा है इक्वेटोरियल रीजन में? जी सर, यहाँ मौसम इक्वेटोरियल रीजन का मौसम कैसा है? मतलब यहाँ का अपने अपने यहाँ पर अभी मतलब बताया नॉर्मल है सर। है? थोड़ा सा मैं लेट आया हूँ शायद। अच्छा थोड़ा सा लेट है जी। सुभान भाई आप बताएंगे? सुभान भाई इक्वेटोरियल रीजन का मौसम कैसा है? सर यहाँ पर सख्त गर्मी होती है, बारिशों के बावजूद भी यहाँ सख्त पर गर्मी गर्मी होती होती है, बिल्कुल। एक बात तो ये कि यहाँ पर सख्त गर्मी है, शदीद गर्मी है, बारिशें यहाँ पर ज्यादा होती हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और बताऊं, मैंने कहा यहाँ के घने तरीन जंगलात हैं, इनके जो घने तरीन जंगलात हैं उनको हम एक और नाम भी देते हैं। उन जंगलात को हम कहते हैं रेनी फॉरेस्ट। क्या कहते हैं हम इनको? रेनी फॉरेस्ट। सही, क्योंकि यहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं, हम इसको रेनी फॉरेस्ट कहते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और, अगर तुम इक्वेटर से, समझना, अगर तुम इक्वेटर से ईस्ट से, इस साइड से, देखो तुम इस साइड पे खड़े हो, सही है, और इस साइड से तुम जो है वो मूव करना शुरू करते हो। तुम यहाँ से कहते हो कि भाई मैं यहाँ से इस साइड से, इक्वेटर की इस साइड से, सही है, मैं इस साइड पे जा रहा हूँ, सही, यानी ईस्ट से तुम वेस्ट की यहाँ चले गए, सही, तो तुम्हारे क्लाइमेट में तुम्हारी गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी। इक्वेटर पे अगर तुम मूव करते हो ईस्ट टू वेस्ट तो कोई गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आएगी। हाँ, इक्वेटर से अगर तुम जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू कर दो, चाहे कहाँ जाना शुरू कर दो, नॉर्थ पोल की तरफ, या इक्वेटर से तुम कहाँ जाओ, साउथ पोल की तरफ जाओ, तो तुम्हारे पास गर्मी की शिद्दत में क्या आएगी, कमी आना शुरू हो जाएगी। चाहे यानी इक्वेटर से अगर ईस्ट टू वेस्ट मूव किया तो गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ तुमने मूवमेंट की तो तुम्हारी गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? चाहिए कोई ऐसी चीज जो यहाँ तक समझ में ना आई हो? सब समझ में आ गई? अच्छा, हमारी मीटिंग का, ये वाली मीटिंग का टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ और भी लिखना पड़ेगा, तो हम फौरी तौर पर रिकनेक्ट हो रहे हैं, चाहे, और फिर इसके बाद मैं दूसरा रीजन जो है वो डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से सारे लोग जो हैं वो रिकनेक्ट हो जाए, सही है, ताकि हम जो है वो दोबारा से अपने टॉपिक को समझ सकें जल्दी से। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारे पास सारे लोग ज्वाइन हो गए ऑलमोस्ट, तो हम अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं, सही है। और इससे आगे जहाँ तक हम पढ़ रहे थे, अभी हम जो पढ़ रहे थे उससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा देखें, अभी हमने बात की इक्वेटोरियल रीजन की। मैंने कहा इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, ये इक्वेटर है, सही, इस इक्वेटर से जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे, इस इक्वेटर पे रहोगे, गर्मी की शिद्दत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस इक्वेटर से दूर जाओगे तो जितना दूर जाते जाओगे गर्मी की शिद्दत में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। अब मुझे सोच के जवाब देना सारे लोग, इक्वेटर से मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हो? जुहेब बताएगा, जुहेब इक्वेटर से मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हो? जुहेब शायद है नहीं। इंशाल, इंशार भाई, सर बोल। इक्वेटर से कितना दूर जा सकते हैं आप? मतलब इसी जो आपने बताया है यहाँ से वहां तक। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इक्वेटर से आप मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? सर थोड़ा ही जा सकते हैं जैसा आपने बताया। मतलब कहाँ तक दूर जा सकते हैं ये बता पूछना चाह रहा हूँ मैं। मतलब किस तरह बताएं?
वो तो मैं बता ही दूंगा, मैं तो तुमसे जानना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब जुहेब भाई आ आप गए हमारे, जुहेब भाई आ गए जी। जुहेब भाई ये बता सकते हैं इक्वेटर से हम मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? जुहेब चला गया मेरा हाल। साइम भाई, साइम बताएंगे हमें। साइम आप इतनी देर से ज्वाइन किया आपने? जी सर, मैं अभी अभी आया क्या कह रहे हो? हूँ, गया हुआ था सर। तुम्हारा जाना मैं है। गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। हाँ, ये जो क्लास में तुम्हारा जाना है ना, ये बड़ा मसला है कि तुम छुट्टियां कर रहे हो, ये बड़ा मसाइल है। खजराबादी अगर बता, सॉरी सर, सॉरी। खजरा कितना दूर जा सकते हैं हम इससे? सर 45 तक हो सकता है, दूर जा सकता है मिड लैटिट्यूड तक। क्या कह रही है, दोबारा बोलो। सर मिड लैटिट्यूड तक दूर जा सकता है। अच्छा अच्छा, चलो। 36। वकार भाई हमारे, सर दोनों साइड पे 90 डिग्री दोनों तक साइड दूर जा पे। सकता है। 90 डिग्री अभी आपने बताया था ना कि हाँ 0.5 की जगह आपने 30 हाँ मिनट्स लगा दिए थे उसकी जगह। तो अगर हाँ, हम इस तरह से कन्वर्ट करें तो हम दोनों से 90 मिनट्स दूर जा सकते हैं 90 इक्वेटर 90 से। मिनट नहीं, 90 डिग्री तक जा सकते डिग्री हैं। तक दोनों से नॉर्थ भी और साउथ। इक्वेटर से हमारे वकार भाई का जवाब बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट कहना चाहिए, बल्कि सही है। क्योंकि इक्वेटर से हम मैक्सिमम, हम जो है इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जा सकते हैं, या हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ तक जा सकते हैं। या तो नॉर्थ पोल चले जाओगे या कहाँ चले जाओगे, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल का मतलब है 90 डिग्री। या तो 90 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ, या किस तरफ, साउथ पोल की तरफ। सही, इससे ज्यादा मैक्सिमम आप बाहर नहीं आ सकते। आपने जैसे खजराबाजी ने कहा 45 तक, 45 का मतलब आप यहाँ रुक गए 45 पे, जबकि आप इससे आगे और भी आगे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो हम मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इक्वेटर से हम मैक्सिमम जो दूर जा सकते हैं वो हम जा सकते हैं 45 डिग्री तक। हम या तो हम नॉर्थ पोल पे चले जाएंगे, या हम कहाँ चले जाएंगे, हम साउथ पोल पे चले जाएंगे। अब ये बात याद रखने की बेटा, इक्वेटर पे ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास मौजूद है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद है हमारे पास, ये वो मकाम है दुनिया का जो इंतहाई सख्त तरीन मकाम है। जो क्या है? इंतहाई सख्त तरीन मकाम है। यहाँ पर सिर्फ एक मौसम है और वो है बर्फ, सर्दी का मौसम। सही कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्दी होती है, और यहाँ पर जो चीज नजर आती है वो है सिर्फ बर्फ। यहाँ पे बारिशें नहीं होती, यहाँ पर होती है बर्फबारी। सही, बारिश नहीं है यहाँ पर, पानी की शॉर्टेज है, यहाँ पर है बर्फबारी। सही, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ आपको नजर आती है। सही, इस रीजन को, ये जो बर्फानी रीजन है, इसको हम कहते हैं पोलर रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? पोलर रीजन। इसको हम फ्राइड रीजन भी कहते हैं, हम इसको फ्रोजन रीजन भी कहते हैं। फ्राइड रीजन, या एक और नाम फ्रोजन, या एक और नाम टुंड्रा। सही, फ्राइड, फ्रोजन या टुंड्रा रीजन भी हम इसको कहते हैं। टुंड्रा के मायने, टुंड्रा रशियन जबान का वर्ड है। सही, और टुंड्रा के मायने है बेटा कोई भी ऐसी जगह जहां हद नजर तक आपको बर्फ के अलावा कुछ और नजर ना आए। तो पोलर रीजन आपके पास यही है। पोलर रीजन आपके पास क्या है? ये वो एरिया है जहां पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। चाहे दुनिया के इंतहाई सख्त तरीन मकामात आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर नजर आते हैं जहां पे बर्फ मौजूद है। अच्छा, ये जो रीजन है जिसको हम पोलर रीजन कहते हैं, ये बेसिकली पोलर रीजन शुरू होता है हमारे पास 66 से। कहां से शुरू होता है? ये जो 66 वाली लाइन है, इस लाइन से शुरू होता है। और इस लाइन से लेकर, यानी आर्कटिक सर्किल से, नॉर्थ के अंदर आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल तक, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये पोलर रीजन है। या एंटार्क्टिक सर्किल से लेकर हमारे पास ये पोलर रीजन तक नीचे, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ये पोलर रीजन का एरिया हमारे पास। सही, और ये जो पूरा एरिया पोलर रीजन का बेटा, ये पूरा एरिया आप कह रहे हैं ये पोलर रीजन है। सही, और ये जो पोलर रीजन आपके पास है, इस पोलर रीजन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पर वाहिद एक मौसम है और वो है बर्फ का मौसम। और सॉरी, वहाँ यहाँ पर एक मौसम है और वो है सिर्फ और सिर्फ सर्दी का मौसम। सही, और यहाँ पर जो है वो बर्फ ही बर्फ हर जगह मौजूद है। सही, यहाँ पर जैसे हमने कहा टुंड्रा रीजन में कि यहाँ पर आपको हद नजर तक सिर्फ बर्फ के रेगिस्तान नजर आते हैं, बर्फ के पहाड़ नजर आते हैं।
तो इससे बर्फ नजर आती है। यहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है, यानी इक्वेटर पे तो फिर लोग आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर ना होने के बराबर आबादी है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। यहाँ पर उम्मन वो लोग रहते हैं जो बॉर्डर्स पर रह रहे हैं, जो फौजी हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई है कि भाई आपको जो है वो बॉर्डर के ऊपर पोस्टिंग है, चौकी में आपको रहना है और आपको जो है वो अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देने हैं, मुल्क की बॉर्डर की हिफाजत करनी है, वो लोग आपको रहते हुए नजर आते हैं। या यहाँ पर हमारे पास हमने कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर एक पढ़ा था हमने स्कीमो हंटर्स, अगर आपको याद हो तो वो जो स्कीमो हंटर्स हमने पढ़ा था वो इन रीजन्स में आपको नजर आते हैं, पोलर रीजन में, चाहे खासकर नॉर्थ के पोलर रीजन में आपके पास, चाहे तो वो आपको कुछ एरियाज में वो कबायली जो है बर्फानी रीजन में रहने वाले वो आपको नजर आते हैं। यहाँ पर हम अगर आर्कटिक सर्किल की बात करें बेटा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये वो एरिया है जहां पर हम ये कहते हैं कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ पर 6 महीने दिन है और 6 महीने रात है इन एरियाज में, चाहे यानी 6 महीने पूरा का पूरा दिन रहेगा, सूरज निकला रहेगा, गुरूब ही नहीं होगा 6 महीने, और 6 महीने पूरा अंधेरा रहेगा, चाहे रोशनी नहीं होगी यहाँ पर। तो ये पोलर रीजन है, चाहे जिसको हम कहते हैं। और इसमें रशिया के कुछ एरियाज हैं हमारे पास, कुछ एरिया जो है यूरोपियन कंट्रीज का है, चाहे कुछ एरिया अमेरिका वगैरह का मौजूद है इसके अंदर, चाहे जो पोलर रीजन में हमारे पास होते हैं। और नीचे अगर हम जाएं तो एंटार्क्टिका जो हमारे पास है, पूरा जो बर्फानी रीजन है एंटार्क्टिका वो मौजूद है, लेकिन वहां पर अपनी कोई मकामी आबादी नहीं है, वहां पर रिसर्चर्स मौजूद है। मैंने कहा 6 महीने दिन और 6 महीने रात इस जगह पर। अच्छा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है अगर मैं कहूँ यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है, यहाँ कई कई फुट बर्फ पड़ी हुई है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती, यहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ पर बारिशें नहीं होती, यहाँ पर बर्फबारी होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ पर कई कई फुट बर्फ पड़ी हुई है, सिर्फ यहाँ पे जमीन नजर नहीं आती है आपको, कई फुट जो है वो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आता। मैंने कहा यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात, तो थोड़ा सा समझना 6 महीने दिन और 6 महीने रात का कैसा है। बिल्फर्स अगर तुम लोग देख सको, मैं कहूँ बिल्फर्स ये जो मेरा हाथ है, ये समझो कि मैं ये कहूँ ये सूरज की रोशनी, सूरज रोशनी देख रहा है इससे, और ये जो पोर्शन है ये जमीन का है और ये जमीन का गोल है, चाहे गोला जमीन जो है वो नॉर्थ पोल ऐसे टॉप पर होना चाहिए और साउथ पोल बिल्कुल नीचे होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, चाहे कि नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे। ये क्या है, जमीन जो है वो टेर फॉर्म में इस तरह है, इस हालत में नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल ऐसे आड़ा है, चाहे ये झुकी हुई है, स्ट्रेट यू नहीं है, इस हालत में नहीं है बल्कि यू है। अब जब यू मौजूद है और सूरज की रोशनी पड़ती है, अब देखो जब ये मैं कहूँ ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, तो जब ये देखो डे एंड नाइट होता है इसकी इस रोटेशन इस ऐसे ऐसे जब हो रहा है तो वो डे एंड नाइट की हमारे पास हो रहा है, चाहे लेकिन जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है और ये यू घूम रहा है, चाहे ऐसे घूम रहा है, तो जब तक ये हिस्सा इसका फेसिंग सूरज को फेस कर रहा है, सूरज 6 महीने तक इसके ऊपर रोशनी डालता रहेगा, चाहे और जब ये घूम के इस साइड पर आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा पीछे चला गया और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये आगे आ गया, चाहे ये वाला हिस्सा जब आगे आ गया तो अब इस हिस्से पे रोशनी पड़ रही होगी, 6 महीने इस साइड पे रोशनी होगी और 6 महीने इस साइड पे अंधेरा रहेगा, क्योंकि रोशनी इस साइड पे पड़ रही है। बात समझ में? जब ये घूमकर वापस इस साइड पर आएगा तो वापस इस साइड पर रोशनी हो जाएगी और इस साइड पर क्या हो जाएगा, नीचे वाली साइड पर अंधेरा हो जाएगा। सही, तो ये चक्कर है हमारे पास 6 महीने दिन और 6 महीने रात का। सही है, मैं वीडियोस आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोग लाजमी देखिएगा। सही है, और उन वीडियोस को देखकर कुछ चीजें नोट डाउन भी करनी है आपको कि उसमें क्या चीजें मौजूद है और उसको समझिएगा, क्योंकि जाहिर से जब वीडियोस बंदा देखता है तो उसको और क्लियर हो जाता है कि मैं क्या बात समझाना चाहता हूँ, किस तरह हो रही है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई अभी बेटा? पोलर रीजन समझ में आ गई है? जी सर, आ गया सर, आ गया सर। अच्छा, पोलर रीजन में या इक्वेटर में, मुझे कौन जवाब देगा? इक्वेटर में सबसे ज्यादा गर्मी किस जगह पे होगी? इक्वेटेरियल रीजन में सबसे ज्यादा इक्वेटेरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी किस एरिया में होगी? कौन बता सकता है? नेहा बाजी बताएंगे, वरना तो सारे खामोश रहेंगे, सारे ऐसे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं है। जी नेहा। सेंटर में है? इक्वेटर के सेंटर में बिल्कुल। इक्वेटर के सेंटर में नहीं, इक्वेटर के सेंटर में गलत जवाब है। जुहेब भाई हमारे हैं नहीं? जुहेब, चाल, फिजरा बाजी,
जी सर आवाज आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है। हमारे पास लाइट चली गई थी जिसकी वजह से हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, और अब जो है वो लाइट तो नहीं आई है, लेकिन जनरेटर ऑन हो गया है तो नेट दोबारा बहाल हो गया कहना चाहिए। सही है, तो हम जहाँ पे रुके थे हम वहीं से दोबारा शुरू कर रहे हैं। कि मैंने आपसे सवाल ये किया था कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो गर्मी किस जगह पर होगी। सही है, तो सबसे ज्यादा जो गर्मी का हमें नेहा बाजी ने जवाब दिया। नेहा बाजी ने कहा कि सर इक्वेटर के सेंटर में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। यही जवाब था नेहा बाजी आपका? सही है। अच्छा वकार भाई आप क्या बताना चाहेंगे, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? सर सही उन्होंने बताया, ट्रॉपिकल रीजन के सेंटर में। अभी आपने ये बताया कि वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं गर्मी की वजह से, तो ट्रॉपिकल रीजन के सेंटर में होगी। अच्छा सेंटर में होगी। मतलब 23 से और 0 के दरमियान में। अच्छा देखिए सारे लोग जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को और जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे ज्यादा जो गर्मी का एरिया है वो है इक्वेटर का। सबसे ज्यादा गर्म तरीन एरिया कौन सा है? वो है इक्वेटर का। ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इक्वेटर के सेंटर में, इक्वेटर के सेंटर का मतलब है ये पॉइंट। सही, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इक्वेटर के ऊपर गर्मी होगी। सही, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर के ऊपर दाएं बाएं कहीं भी ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट पे जाओ या वेस्ट से ईस्ट पर आओ, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर गर्म तरीन है। चाहे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी है। चाहे इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते जाओगे गर्मी की शिद्दत में क्या आती जाएगी? कमी आती है। यानी जैसे इक्वेटर से दूर हो रहा हो गर्मी की शिद्दत में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इक्वेटर से दूर हो रहा हो गर्मी की शिद्दत में कमी आ रही है। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा जो गर्म तरीन एरिया है वो आपके पास, मैं कहूँ जो पट्टी है आपके पास, यानी जहाँ टेम्परेचर आपके पास गर्मी ज्यादा होती है वो है इक्वेटर का। सही है। अच्छा इसी तरह अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा सर्द तरीन एरिया, सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो सर्दी का एरिया है, सर्द तरीन एरिया है, वो कौन से एरियाज है? वो आपके पास है पोल के एरियाज। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा सर्दी जो है वो या तो नॉर्थ पोल पे आपको नजर आएगी या कहाँ नजर आएगी? साउथ पोल पर नजर आएगी। या तो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? सही है। अब देखो हमारे पास एक और रीजन है यहाँ पर। जी नेहा कुछ कहना चाह रही है, बोले। जी सर। आपने बोला कि इक्वेटर, पूरे माइक इक्वेटर टाइप पर ना करके बोलो। गर्मी। सर अभी आपने बोला कि पूरे इक्वेटर पर गर्मी होती है, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पर हैं, तो वो एरिया जो है वो भी हमारे इक्वेटर में आता है, क्या वहां पर भी देखो इतनी मैंने इक्वेटर की लाइन पर कहा है, इक्वेटेरियल रीजन नहीं कहा मैंने। देखो ये जो रीजन है ना, अगर तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हो तो ये गर्म तो है, ये एरिया गर्म तो है, लेकिन इक्वेटर के मुकाबले में कम गर्म होगा। इक्वेटर ज्यादा गर्म होगा। अच्छा यानी इक्वेटर पे टेम्परेचर की शिद्दत ज्यादा होगी। सही, यहाँ पे फिर गर्मी की शिद्दत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर तुम यहाँ नीचे आ जाती हो तो नीचे गर्मी की शिद्दत में कमी आ रही है। सही है, क्योंकि ये इक्वेटर से क्या हो गया है? दूर हो गया है। चाहे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं समझाने के लिए, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। मैं कहूँ तुम चूल्हा जलाओ, सही है, घर में, और चूल्हा जलाकर जो है वो उसके करीब ही खड़ी रहो, तो क्या गर्मी की शिद्दत में कोई कमी आएगी? सही है। तुम चूल्हे पे पहले जो है वो ईस्ट साइड पे खड़ी थी, अब वेस्ट साइड पे खड़ी हो चूल्हे के सामने, तो गर्मी की शिद्दत में कमी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम चूल्हे से दूर हो जाओ, पीछे हटना शुरू हो जाओ, सही है, और कमरे में जितना पीछे मैक्सिमम दूर जा सकते हो उतना दूर चली जाओ, तो क्या गर्मी की शिद्दत में उसकी जो आग है उसकी हिद्दत में कमी आ जाएगी चूल्हे की? है, यही बात है। ये इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते जाओगे गर्मी की शिद्दत में कमी आती जाएगी। चाहे इक्वेटर के जो करीब है उनमें गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। सही है, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अच्छा अब देखो यहाँ पर एक रीजन और बचता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट रीजन का क्या एरिया है हमारे पास, मैं इसको जरा सा दिखा दूंगा आपको। तो ये एरिया जो हमारे पास है पूरा, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास किसका है? टेम्परेट रीजन का। हम ये कहते हैं ये टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन क्या कहता है? टेम्परेट रीजन कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक। कहां तक? आर्कटिक सर्किल तक। ये जो पूरा एरिया है ये है टेम्परेट रीजन का। सही, ये नॉर्थ में भी है और इसी तरह ये साउथ में भी है। यानी 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक, 23.30 से लेकर 66.30 तक ये पूरा टेम्परेट रीजन है आपके पास। टेम्परेट रीजन क्या है बेटा? ये वो रीजन है जहां पर सर्दी गर्मी फिजावार सारे मौसम है।
जिसमें आप ये कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया की आबादी सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग ना तो सर्दी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं ना ज्यादा गर्मी में। लोग मॉडरेट क्लाइमेट में रहना चाहते हैं, लोग ऐसे क्लाइमेट में रहना चाहते हैं जहां ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो। तो टेम्परेट रीजन में तुम्हें सबसे ज्यादा आबादी नजर आती है। और दुनिया के जो सबसे ज्यादा आबाद तरीन टेम्परेट रीजन है वो है नॉर्थ पोल वाला, ये जो नॉर्थ वाला टेम्परेट रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला सबसे ज्यादा आबाद है, इसमें सबसे ज्यादा आबादी है। सही, इसमें सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। सही, दुनिया में खेती बाड़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वाहिद टेम्परेट रीजन में होती है, इसमें होती है टेम्परेट रीजन में होती है, चाहे वो नॉर्थ का टेम्परेट रीजन हो या वो साउथ का टेम्परेट रीजन हो, दोनों टेम्परेट रीजन में होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज टेम्परेट रीजन में। सही है, और उसमें सबसे ज्यादा जब अगर हम कंपेयर करें कि दो टेम्परेट है तो दोनों टेम्परेट में सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज इसमें, तो आप कहेंगे नॉर्थ का जो टेम्परेट रीजन है उसमें सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी नॉर्थ के टेम्परेट रीजन में रहती है। सही, यानी ये वाला जो टेम्परेट रीजन है हमारे पास आर्कटिक सर्किल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है। सही, इसमें दुनिया के में से सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। सही है, यहाँ के रहने वाले लोग सर्दी का मौसम भी इंजॉय करते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग गर्मी का मौसम भी इंजॉय करते हैं। सही, क्लियर बात समझ में आ गई सबको? सही, यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, यहाँ पर बारिशें कम होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर घास फूस ज्यादा लग जाती है। सही, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं चाहे वो इस टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जो कि खेती बाड़ी के लिए मशहूर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है, कि वहां पर खेती बाड़ियां होती हैं। आपके पास बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आप वहां पर परफॉर्म करते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी टेम्परेट रीजन में रहती है। टेम्परेट रीजन के हवाले से इसको क्लियर करते हुए थोड़ी सी एक और बात मैं आपसे करूं। टेम्परेट रीजन में देखो वो कंट्रीज जो इस साइड पर है, इस साइड पर इक्वेटर के करीब वाले एरिया, इस एरिया के करीब है। सही है, इस एरिया में ये वाले जो कंट्रीज हैं इनमें गर्मी ज्यादा होती है। इनमें क्या होती है? गर्मी ज्यादा, क्योंकि ये इक्वेटर के ये इक्वेटेरियल रीजन के करीब है। ये किसके करीब है? इक्वेटेरियल, यानी यहाँ पर गर्मी का सीजन ज्यादा होता है। सही, यानी अगर हम कहें साल के 12 महीने, साल के 12 महीनों में जो ज्यादा महीने गर्मी होगी वो इन रीजन्स में पाई जाएगी। जबकि इसके अपोजिट वाला जो रीजन है आपके पास, सही, ये वाला जो रीजन है ये पोलर रीजन के करीब है। ये किसके करीब है? पोलर रीजन के। इसकी दीवार देखो, ये पोलर रीजन से मिला हुआ है ना। चाहे तो इस समय इस इधर जो कंट्रीज हैं उनमें सर्दी ज्यादा होती है, यानी उनमें सर्दी का सीजन जो है वो ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई है? इधर गर्मी ज्यादा, उधर सर्दी ज्यादा। सही है, और जो 45 पे बने हुए उमन उनमें गर्मी और सर्दी का सीजन उमूमन बराबर होते हैं। सही, नहीं बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी का इम्पैक्ट नहीं होता, तकरीबन इक्विवेलेंट होता है हमारे। सही, लेकिन अच्छा अब देखो यहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास बुक के अंदर एक सब ट्रॉपिकल डिवीजन दी है। क्या दी है? कि सब डिवीजन है हमारे पास इन ज्योग्राफिकल रीजन्स की। सब डिवीजन क्या कहती है? सब डिवीजन ये कहती है कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। कहां तक? 10 डिग्री तक, ऊपर भी और नीचे भी ट्रॉपिकल रीजन में। ये वो एरिया है 0 से 10 डिग्री वाला जो इंतहाई गर्म है, जो सबसे ज्यादा गर्म है। इससे जैसे क्रॉस होते हो तो गर्मी की शिद्दत में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। चाहे इसी तरह ये जो एरिया है तुम्हारे पास, ये वाला जो एरिया है, चाहे जो ट्रॉपिकल रीजन के करीब है, चाहे जिसमें पाकिस्तान भी लाया करता है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल का मतलब ये कि आप ये कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल के करीब है। चाहे इसमें जो है वो गर्मी के साथ पाए जाते हैं, इसमें ट्रॉपिकल वाली कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती है क्योंकि ये उसके करीब रहेगा। सही है, बात समझ में आ गई कि सबको क्लियर है? और ये वाला जो रीजन है इधर वाला, ये कहलाता है सब पोलर रीजन हमारे पास। सही है, वकार कुछ कहना चाह रही थी, वकार बोले। सही है, पाकिस्तान इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे है या साउथ साइड पे? नॉर्थ साइड पर है पाकिस्तान। अच्छा, अभी देख लेते हैं ना, बात समझ में, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? जी। सही है, अब कौन से कंट्रीज यहाँ पर है इसको देखने के लिए हम जरा पीछे एक और मैप की तरफ जाते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किसमें कौन से कंट्रीज पाए जाते हैं। सही, वैसे तो हमारे पास बुक में दिए हुए कंट्रीज के नाम दिए हुए, लेकिन मैं आपको मैप दिखा दूं तो मैप से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटेरियल रीजन की। ये है 0 डिग्री। सही है, इस 0 डिग्री पे जो जो ममालिक आएंगे उनमें गर्मी ऑटोमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि उसमें गर्मी ज्यादा होती है, उसमें बारिश का असर ज्यादा। अब देखो, इसमें कुछ एशिया के कंट्रीज हैं, कुछ एशिया के कंट्रीज हैं।
सही है, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज है और कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज है। अच्छा, ये जो रीजन है कहाँ तक फैला हुआ है, देखो ये डॉटेड लाइन आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली नजर आ रही है, ये और ये पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। अब देखो ये जो पूरा तुम्हारे पास एक रीजन बन रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन अगर मैं कहूं, ये पूरा रीजन यहां से यहां तक का, ये पूरा का पूरा रीजन जो है तुम्हारे पास बन रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो किसका है, ये तुम कह रहे हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ट्रॉपिकल रीजन है। अब इसमें जो जो कंट्रीज आ रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, वो तुम्हारे पास ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। इसमें देखो, इसमें तुम्हें इंडिया का कुछ एरिया नजर आ रहा है, बंगाल नजर आ रहा है, सही है, श्रीलंका नजर आ रहा है तुम्हें इसके अंदर ये अरब कंट्रीज नजर आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज नजर आ रहे हैं, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज नजर आ रहे हैं, सही है, चाइना का कुछ एरिया आपको यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है, सही, ये मैं कहूँ यहाँ पे ईस्ट एशिया के, चाइना कह रहा हूँ, मैं कहूँ ईस्ट एशिया के जो आपके पास कंट्रीज हैं उसके कुछ एरियाज आपको यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल रीजन। अब इसके मुकाबले अगर मैं पोलर रीजन की बात करूं, इसकी बात करूं मैं पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो पोलर रीजन अगर देखो तो पोलर रीजन तुम्हारे पास ये है, देखो ये नजर आ रहा है आर्कटिक सर्किल, तुम्हें ये नजर आ रहा है आर्कटिक सर्किल लाइन बनी हुई, ये आर्कटिक सर्किल है और ये नीचे अंटार्कटिक सर्किल है डॉटेड लाइन। अब अगर मैं इसका यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस एरिया का, वो पूरा एंटार्क्टिका का है, यानी अगर देखो यहाँ पर एंटार्क्टिका के अंदर अपनी कोई आबादी नहीं है, और अगर हम यहाँ की बात करें, तो हमें यहाँ भी अगर नजर आ रहा है, देखो इस एरिया में तो हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, कुछ एरिया जो है वो अमेरिका का कुछ एरिया शामिल है, हमारे पास यूरोप का कुछ एरिया है, रशिया का मेजर एरिया इसके अंदर शामिल है जो आपको इस रीजन में नजर आ रहा है। अब बचा तुम्हारे पास टेम्परेट रीजन, ये जो दरमियान में व्हाइट वाला पूरा एरिया जो नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है व्हाइट वाला पूरा एरिया बेटा, इस व्हाइट वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे एरिया को अगर मैं कहूंगा ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया तुम्हारे पास क्या है, ये है टेम्परेट का एरिया, चाहे जो ग्रीन से अभी तुम्हारे बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो पूरा टेम्परेट ग्रीन का एरिया बेटा, इस टेम्परेट रीजन में अगर ऊपर वाला रीजन देखो, नॉर्थ वाला, कौन सा वाला, नॉर्थ वाला जो तुम्हारे पास रीजन है, चाहे इस रीजन में देखो कौन कौन से कंट्रीज हैं, क्या क्या नजर आ रहे हैं, इसमें एशिया के ज्यादातर कंट्रीज हैं, मैं कहूँ इसमें एशिया के 3 बड़े मुल्क तो इसी में शामिल है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, चाहे इसके अंदर शामिल है आपके पास एशिया के ये जो टेम्परेट रीजन है, मैं कहूँ चाइना का बहुत बड़ा एरिया है, इंडिया का बहुत बड़ा एरिया इसके अंदर शामिल है, पाकिस्तान का एरिया है, ये वो ममालिक है जिनकी अगर हम सिर्फ इन्हीं ममालिक को ले लें तो हम ये कहते हैं कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो इन्हीं ममालिक की है, आधी से ज्यादा आबादी, चाहे हम कहते हैं सिर्फ चाइना और इंडिया को मिलाकर ही दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी हो जाती है, सही। अच्छा, फिर पूरा यूरोप इसमें शामिल है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज शामिल है, पूरा नॉर्थ अमेरिका इसके अंदर शामिल है, तो ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक या जिनके अंदर आबादी ज्यादा है वो ममालिक आपको नॉर्थ टेम्परेट रीजन में, इस टेम्परेट रीजन में नजर आ रहे हैं, नॉर्थ में इसमें नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई ये वाला जो रीजन है नॉर्थ टेम्परेट रीजन का, इसके अंदर मौजूद है, सही है, जबकि नीचे वाला जो टेम्परेट रीजन है साउथ का जो ये नीचे वाला टेम्परेट रीजन है तुम्हारे पास, इसमें अगर देखो इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का कुछ एरिया शामिल है आपके पास, ये एरिया, चाहे कुछ एरिया ये अफ्रीका का शामिल है, कुछ एरिया है साउथ अमेरिका है, तो बहुत ज्यादा कंट्रीज नहीं है, ज्यादातर एरिया अगर आप देखो तो खुश्क पानी का एरिया है, यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, क्या हम ये कहेंगे यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, तो आबादी ज्यादा ना होने की वजह से भी यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती भी नजर नहीं आती, तो सबसे ज्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आती है वो ऊपर वाला जो टेम्परेट रीजन है, नॉर्थ का जो टेम्परेट रीजन है उसमें हमें सबसे ज्यादा आबादी नजर आती है, सबसे ज्यादा ममालिक भी हमें नॉर्थ के टेम्परेट रीजन में नजर आते हैं। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? सही, कोई सवाल किसी के ज़हन में? मुझे बताओ एग्रीकल्चर एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सर एक सवाल है जी, साइम भाई पूछें। सर, मैं ये कहता कि जो नॉर्थ वाला है इसमें हम लोग की आबादी बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब इसमें नीचे वाले में नहीं आबादी है, क्यों, किसने कहा कि आबादी नहीं है? टेम्परेट रीजन में देखो इसमें ऑस्ट्रेलिया का एरिया है तो आबादी है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी कम है,
अफ्रीका के बहुत ज्यादा ममालिक नहीं है, 2 ममालिक यहाँ पे या ये मेडागास्कर का कुछ एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा आबादी इस वजह से नहीं है। सही, यहाँ अगर देखो तो साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज इसमें शामिल है। सही, तो कंट्रीज तो है लेकिन उन कंट्रीज के अंदर आबादी कम है। सही, उन कंट्रीज में लोगों की तादाद कम है, जबकि यहाँ अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं तो यहाँ तो सिर्फ 2 ममालिक की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो यही कवर हो जाती है। सही, सिर्फ इंडिया और चाइना को शामिल करके। बात समझ में आ रही है? जबकि इंडिया और चाइना के अलावा भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें 6ठे नंबर पे, अमेरिका की आबादी की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी आबादी अच्छी मौजूद है। सही, तो हमें आबादी यहाँ किस रीजन में जो नॉर्थ का टेम्परेचर है उसमें हमें आबादी सबसे ज्यादा नजर आती है। सही है, और कुछ साइन? सही, नॉर्थ के टेम्परेट रीजन में अगर देखो खुश्की का एरिया भी सबसे ज्यादा है। सही, नीचे वाले में खुश्की का एरिया इतना ज्यादा नहीं है, खुश्की का एरिया कम है। सही है, यहाँ पर नॉर्थ का टेम्परेट रीजन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी यहाँ पे हैं, ज्यादातर आपके पास जो मिनरल एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वो भी आपको यहाँ पर होती भी सबसे ज्यादा नजर आती है इस रीजन के अंदर। कोई और सवाल किसी के जहन में? कोई और सवाल है किसी के जहन में बेटा? नहीं है? अच्छा सर, आपने बताया कि इस जो इक्वेटर पे है इनमें बारिशें ज्यादा होती हैं, बर्फबारी भी होती है क्या यहाँ? इसमें देखो बर्फबारी की अगर हम बात करें तो वो एरियाज, वो ममालिक जो जिनके अंदर कुछ लैटिट्यूड के हिसाब से कुछ हाइट मौजूद है, चाहे कुछ एरियाज में, चाहे यानी हम लैटिट्यूड कहते हैं यानी हम सतह समंदर से वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी हाइट बढ़ती है। कुछ एक आधे एरियाज ऐसे जहां पर हमें बर्फबारी भी नजर आती है। अच्छा, तकरीबन सर सारा अफ्रीका जो है वो इसी के एरिया के अंदर है, लेकिन हाँ। अफ्रीका में पानी की बहुत शॉर्टेज होती है क्योंकि बारिशें वहाँ पे नहीं होती, और आप बताए थे इस इलाके में देखो बारिश होती इस समय हमारे पास एरियाज है, चाहे इसमें अफ्रीका के अंदर कुछ एरियाज ऐसे जो रेगिस्तानी इलाके, चाहे तो अब मैं कहूँ अरब कंट्रीज है उसमें भी कुछ रेगिस्तानी इलाके, तो रेगिस्तान की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। चाहे कि हम किसी एरिया में मौजूद है वहां पे कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चाहे तो कुछ हमने कहा इक्वेटर के ऊपर जो ममालिक बने हुए हैं, जो जंगलात बने हुए हैं, वहां की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चाहे जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर माइनर चेंजिंग आती जाएगी। सही है? ठीक है सर। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है? ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 8 का चैप्टर। सही है, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे।